बच्चा पार्टी फटाफट से देख लेते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आने के। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सभी को पता होगा कि ये क्यों है मोस्ट रिपीटेड, क्योंकि बार बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पर बच्चों आपको बताने हैं मेजर्स प्रैक्टिसेस जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी ताकि फ्रेंच लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो सके। यस, दैट दे कुड ऑल फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। सब लोग एक ही देश का हिस्सा है, कैसे फील होगा? तो सबसे पहली चीज जो करी गई, ला पितरी और ले सिटियों के आइडियाज जो थे, बोला गया कि फ्रेंच जो धरती है या आपकी पितृभूमि है, जो सारे के सारे आपके साथी हैं वो क्या है, सब एक ही स्टेटस के हैं, सब सिटीजन्स हैं कंट्री के, और सभी जो हैं एक तरीके से आपकी जो पूरी फ्रेंच कम्युनिटी है वो इक्वल राइट्स एंजॉय करेगी अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के तहत सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। एक नए फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस करा गया। पुराना जो राजा का रॉयल स्टैंडर्ड वाला झंडा होता था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं स्टेट्स जनरल की जो बॉडी थी उसको वॉज इलेक्टेड एक्टिव सिटीजन्स द्वारा, यानी कि जिनके पास वोटिंग राइट था वो उन्होंने स्टेट जनरल को इलेक्ट करा और उसको फिर रीनेम करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। तो एक इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ बच्चों नए गाने लिखे गए, हिम्स वर कंपोज्ड, कस्में खाई गई, कस्में वादे, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टर्स, यानी कि जिन्होंने देश के नाम पे जान गंवाई थी उनको कमेमोरेट करा गया, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लाया गया ताकि जो है सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज, बराबर कानून पूरे देशवासियों के लिए बनाए जा सकें। इंटरनली जो कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज लगा रखे थे, टैक्सेस इंटरनली जो लगा रखे थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वेट्स और मेजर्स का उसको अडॉप्ट करा गया। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करा गया कि जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है सबको डिस्करेज करा गया और सबको बोला गया कि सब एक कॉमन लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेंगे। ऑल राइटी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एन एफिशिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमको नेपोलियनिक कोड की बात करनी है, ठीक है, नेपोलियनिक रिफॉर्म्स की बात करनी है जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लेकर आए थे, जिससे लोग खुश भी बहुत हुए थे। मोनार्की आई थी डेफिनेटली वापस, नेपोलियन ने बची कुछ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करी थी, लेकिन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड उन्होंने बहुत रैशनल और एफिशिएंट तरीके से मेजर्स को इंट्रोड्यूस करा था। दिस इज द सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश करा जाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करा जाता है। तो जितने भी लोगों को विशेष अधिकार बाय बर्थ दिए जाते थे हटा दिए जाते हैं। उसी के साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे समानता लाई जाती है और राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करा जाता है। जितने भी एरियाज फ्रेंच कंट्रोल के तहत वो लेकर आए थे वहां पर इस कोड को जो है लगाया जाता है। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल कर देते हैं, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया जाता है और पेजेंट्स को सर्फडम से मुक्त कर दिया जाता है। टाउन्स के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाता है यहाँ पर। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर हम देखें, एक ऐसा इवेंट था जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स एजुकेटेड एलीट के बीच में मोबिलाइज करी थी। तो ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था बहुत लंबे समय से, 15 सेंचुरी से ही। और यहाँ पर जो है नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस के अंदर, इनके अंदर आती है राष्ट्रवाद की भावना। इनको सपोर्ट जो है बाकी ग्रीक लोगों से मिलता है जो कि एग्जाइल में रह रहे होते हैं, जिनको देश निकाला मिला होता है, वो सारे भी सपोर्ट करते हैं। और बाकी जो भी लोग थे वेस्ट यूरोप के, जिनके अंदर एंशिएंट ग्रीक कल्चर को लेके काफी सिंपैथी थी, दे आल्सो सपोर्टेड देम। पोएट्स और आर्टिस्ट जो है ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला करते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ इंग्लिश पोएट जो है लॉर्ड बायरन, इन्होंने पैसा वैसा जोड़ा, फंड्स ऑर्गेनाइज करे, फाइट में लड़ने भी जाते हैं, लेकिन फीवर के कारण इनकी मौत हो जाती है। एंड एट द एंड बच्चों, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस जो है एक आजाद देश बनता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ऑल राइट, ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज हियर एंड फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लैंग्वेज इज पावर, लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर। भाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर है, लाइफ है, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, लिबरेशन का इंस्ट्रूमेंट है, आजादी लाने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए इन द लाइट ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट्स इन पोलैंड एंड यूरोप। बच्चों, भाषा के बेसिस पे क्या कभी आजादी का जो सेंटिमेंट है, नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है, क्या वो क्रिएट हो सकता है? तो यस, हम सभी को पता है पोलैंड का जो एग्जाम्पल है, तो पोलैंड पार्टीशन हो चुका था 18 सेंचुरी के बाद। ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और हम लोग देखते हैं इवन दो
इट डिड नॉट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग्स यहाँ पर म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जागरूक रखी गई थी। जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई करा तो पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया था स्कूल से और रशियन भाषा को हर जगह इम्पोज यानी कि थोप दिया गया था। तो बच्चों क्या होता है, लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश करी थी पोलैंड के, बट फिर रशियंस उनको दबा देते हैं, तो कुछ कोशिश वो नाकाम हो गई। देन हम लोग देखते हैं कि पोलैंड के अंदर जो क्लर्जी मेंबर्स थे यानी कि चर्च के जो मेंबर्स थे वो लोग अपनी भाषा, पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं एज अ सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लोग लड़ाई झगड़े के लिए हथियारों का नहीं बल्कि भाषा का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्ट करने के लिए। चर्च गैदरिंग्स के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सारा पॉलिश लैंग्वेज में दिया जाने लगा एंड एज अ रिजल्ट प्रीस्ट और बिशप्स जो पंडित वगैरह थे चर्च के, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, साइबेरिया भेज दिया जाता है रशियन अथॉरिटीज द्वारा पनिशमेंट के तौर पर। तो बेसिकली इस चीज से चलो जेल चले गए लोग, लेकिन पॉलिश भाषा का इस्तेमाल जो है वो एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल के तौर पे देखा गया कि संघर्ष करने के लिए लोगों ने अपनी भाषा को चुना है, अपनी भाषा जो कि उनको मना किया गया था कि इस भाषा में बात नहीं करोगे, ठीक है, स्टिल दे यूज्ड इट जस्ट टू रेजिस्ट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। जर्मन यूनिफिकेशन की बात की जा रही है। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे हमारे कौन से राजा के, केसर विलियम वन के, उनके रोल के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों प्रूशिया, जब हमारी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश नाकाम हो जाती है तो प्रूशिया खुद से लीडरशिप ले लेता है फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन कि अब हम ही करेंगे देश को यूनिफाई। और जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। बिस्मार्क ने किसकी मदद ली थी, आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की। 3 लड़ाइयां लड़ी गई 7 साल के दौरान, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से, याद रखिएगा इन तीनों देशों का नाम, और अल्टीमेटली प्रूशिया जीत जाती है, यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और प्रूशियन किंग विलियम वन यानी कि केसर विलियम वन को जर्मन एम्परर बना दिया जाता है वर्सेल्स की सेरेमनी में। एंड एक तरीके से बच्चों सारे ओके, प्रिंसेसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स। तो ये सारे लोग हॉल ऑफ मिरर्स में एकत्रित हुए थे पैलेस ऑफ वर्सेल्स के अंदर, और इन्होंने नए जर्मन एम्पायर के किंग केसर विलियम वन को चुन लिया था यहाँ पर। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करी गई है, इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इटली के अंदर मैंने आपको 4 लोग बताए हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे। 1830s में गिउसेप्पे मज़ीनी ने एफर्ट्स करे थे इटली को यूनाइट करने के, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली भी बनाई थी, लेकिन उनकी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो होती है, तख्ता पलट की जो कोशिशें करी गई थी 1831 और 48 में, वो फेल हो गई, और अब जो है सारा का सारा जिम्मा आ गया हमारे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा किंग विक्टर इमैनुअल II के तहत कि वो अब इटली को यूनिफाई करेंगे, कैसे, थ्रू वॉर। तो वो ये जिम्मा अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर को देते हैं, जो कि अलायंस बनाते हैं फ्रांस वालों के साथ में, और नदर्न इटली जो कि किसके तहत होता है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के तहत, उनको हरा देते हैं और नदर्न इटली का हिस्सा 1859 में इटली में शामिल करवा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के साथ जाते हैं साउथ इटली में, 1860 में साउथ इटली में जाते हैं, जिसको किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज भी बोला जाता था। यहाँ पर ये लोग जो हैं लोकल पेजेंट्स, वहाँ के लोकल किसानों का सपोर्ट जीतते हैं और स्पेनिश रूलर्स को हरा देते हैं। तो वहाँ पे थे बर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन, उनको ये हरा देते हैं। एंड फाइनली 1861 में इटली यूनाइट हो जाती है और यहाँ पर राजा बन जाते हैं कौन, हमारे विक्टर इमैनुअल II। ऑल राइट, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, हाईलाइट द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशंस क्यों आ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले? तो सभी को पता है कि बाल्कन रीजन ज्योग्राफिकल एथनिक तौर पे बहुत वेरिड था, बहुत डिफरेंट था, वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, जैसे मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारी जगहें उस बाल्कन रीजन का हिस्सा थी। मैक्सिमम इनहैबिटेंट्स जो लोग वहां रहते थे उनको स्लैव्स बुलाया जाता था। नाउ बहुत बड़ा हिस्सा बाल्कन रीजन का ऑटोमन एम्पायर के तहत था, और कुछ जो है पार्ट्स रशिया के कंट्रोल में भी थे, कुछ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में भी थे। प्रॉब्लमैटिक रीजन था काफी। यहाँ पर अब क्या दिक्कत क्या होती है, ऑटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होने लगता है तो हर नेशनैलिटी ना अलग होने की कोशिश करती है, साथ ही में लोगों के अंदर ना रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग भी दौड़ पड़ती है। तो रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया का आना और ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, दोनों रीजंस की वजह से ये रीजन काफी एक्सप्लोसिव बन जाता है, यानी कि अब हर कोई अलग होना चाहता है, हर कोई अपनी कंट्री बनाना चाहता था। ये जो अलग अलग नेशनैलिटीज थी स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, रीजन बन गया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। हर कोई अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहता था, हर कोई आजाद होना चाहता था एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स कि हमको तुमसे ज्यादा टेरिटरी चाहिए, ठीक है। कि बोस्निया बोल रहा है
कि नहीं, ग्रीस बोल रहा है कि मुझे ज्यादा टेरिटरी, अल्बानिया बोल रहा है मुझे ज्यादा टेरिटरी चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया था। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे लोग बाल्कन रीजन पे कब्जा बनाना चाहते थे क्योंकि इनके अंदर इंपीरियलिज्म की फीलिंग दौड़ रही थी। तो दोनों ही चीजें वहां अंदर इंटरनली नेशनलिज्म की फीलिंग दौड़ रही है, हर कोई नेशन स्टेट बनाना चाहता है, बाहर से ये बड़ी बड़ी पावर्स आ गई, उनके अंदर इंपीरियलिज्म की फीलिंग है कि हम इस जगह को कब्जाना चाहते हैं। अब बच्चों इसी की वजह से बहुत सारी वॉर्स इस रीजन में होती हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पर अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से 1918 तक, सभी को याद होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो होते हैं कंप्लीट। मैंने ज्यादातर देखा है कि इस चैप्टर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से सारे के सारे आंसर्स को पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।